1949 में लिखी गई एक बुक ने प्रिडिक्ट किया था कि गवर्नमेंट ना तुम्हें 24/7 मॉनिटर करेगी, कैमरास हर जगह होंगे और प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। और आज 2026 में एग्जैक्टली वही हो रहा है। कोइंसिडेंस नहीं, ये बुक फ्यूचर देखकर लिखी गई थी। और आज मैं तुम्हें ऐसी 7 बुक्स के बारे में बताने वाली हूँ जिन्होंने ना 2026 को प्रिडिक्ट कर दिया था। स्कैरी, एक्यूरेट एंड माइंड ब्लोइंग प्रिडिक्शंस। एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाली ना सबसे टेरिफाइंग है। तुम्हें लगता है ना कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, रैंडम है? नहीं भाई, कुछ राइटर्स थे जो पैटर्न देख सकते थे, जो सोसाइटी को समझते थे, जो ह्यूमन नेचर को जानते थे। और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें डेकेड्स पहले ही लिख दी थी जो आज रियलिटी बन चुकी है। सोशल मीडिया एडिक्शन प्रिडिक्टेड, एआई टेकिंग ओवर जॉब्स प्रिडिक्टेड, सर्विलेंस स्टेट प्रिडिक्टेड, प्राइवेसी का एंड प्रिडिक्टेड, और सबसे स्कैरी पार्ट कि जो अब प्रिडिक्ट हुआ है ना वो भी होने वाला है। तो चलो देखते हैं कि कौन सी बुक ने एग्जैक्टली क्या प्रिडिक्ट किया है। 1949 में जॉर्ज ऑरवेल ने 1984 लिखी थी। डिस्टोपियन नॉवल, डिक्टेटरशिप पे बेस्ड थी। बिग ब्रदर्स वॉचेस यू, टेलीस्क्रीन हर घर में है, गवर्नमेंट सब देख रही है, सब सुन रही है। थॉट क्राइम भी है कि गलत सोचने पे भी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। बहुत एक्सट्रीम साउंड करता है ना। अब देखो 2026 की रियलिटी कि सीसीटीवी कैमरा हर जगह है, फेशियल रिकॉग्निशन हर जगह है, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में। तुम्हारा फोन तुम्हें सुन सकता है, तुम जो इस पे बोलते हो वो रिकॉर्ड हो सकता है। गवर्नमेंट तुम्हें रियल टाइम पे ट्रैक कर सकती है। सोशल मीडिया पे जो बोलोगे वो मॉनिटर हो रहा है। तुम्हारे आधार कार्ड हर चीज से लिंक है, बैंक से, सिम से, हर चीज से। एक डाटाबेस में तुम्हारा पूरा डाटा है। और इवन चाइना में तो ना क्रेडिट स्कोर का भी सिस्टम है कि अगर तुम बैडली बिहेव करते हो ना तो तुम्हारा क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, जिसका सीधा असर तुम्हारे जॉब अपॉर्चुनिटीज पे, ट्रैवल बैन पे हो सकता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, सेक्शन 66A था जो सोशल मीडिया पोस्ट पे तुम्हें अरेस्ट करवा सकता था। हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया, लेकिन एक अटेम्प्ट तो था ना। स्पाईवेयर पेगासस कंट्रोवर्सी, जिसमें जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट सब मॉनिटर होते थे। आईटी रूल्स 2021, सोशल मीडिया कंपनीज को ना गवर्नमेंट रिक्वेस्ट पे कंटेंट टेक डाउन करना पड़ता है। और ये सब ना और विलियन है। सो बिग ब्रदर इज वॉचिंग सिर्फ एक फिक्शन नहीं है, ये आज की रियलिटी है। हाँ, ये है कि 100% एक्यूरेट नहीं है जैसा बुक में था, बट हाँ कहीं ना कहीं सच तो है। 1932 में ऑल्डस हक्सली ने ब्रेव न्यू वर्ल्ड लिखी थी। इसमें ना कंट्रोल वायलेंस से नहीं होता था, कंट्रोल होता था प्लेजर से। लोगों को हैप्पी रखते थे ड्रग्स से, एंटरटेनमेंट से, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। और कोई रेबल भी नहीं करता था क्योंकि सब कंफर्टेबल थे, सब डिस्ट्रैक्टेड थे। साउंड्स फेमिलियर ना? अब देखो 2026 में सोशल मीडिया एडिक्शन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, बिंज वॉचिंग, हर किसी को हर 5 सेकंड में डोपामिन हिट चाहिए। स्वाइप 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 करते जा रहे हैं अपने फोन पे और रियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है। ऑथर ने यह सोमा ड्रग्स को भी डिस्क्राइब किया है। ये वो पिल्स होती थी जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को भुला देती थी। और आज उसी ड्रग का काम ना हमारे स्मार्टफोन्स कर रहे हैं। खुद ही देख लो, एंशियस हो तो फोन उठा लो, बोर्ड हो स्क्रॉल कर लो, और अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन हो तो हेडफोन लगा लो। एंटी डिप्रेसेंट और एंजाइटी की पिल्स की बिना प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इवन डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है कि एंजाइटी और डिप्रेशन ना 25% बढ़ गया था ड्यूरिंग पैंडेमिक, और वो अभी भी हाई ही है। तो ऑथर का ना यह विजन ये था दैट पीपल विल लव देयर ऑपरेशन, और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। हम चेन्स में खुश हैं क्योंकि ये चेन्स कंफर्टेबल हैं। 1953 में रे ब्रैडबरी ने फ़ारेनहाइट 451 लिखी थी, डिस्टोपिया जिसमें बुक्स बैन थी। फायर फाइटर्स बुक्स जला देते थे क्योंकि बुक्स जो है वो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछती थी, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करती थी। और गवर्नमेंट चाहती थी कि लोग जो है वो माइंडलेसली एंटरटेनमेंट कंज्यूम करे, सवाल ना करे। और देखो 2026 में हमारा अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया है, एक गोल्ड फिश से भी कम। और बुक्स वो तो बोरिंग हो गई है। क्रिटिकल थिंकिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है क्या? हम न्यूज पढ़ते हैं या हेडलाइन स्क्रॉल करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं या वायरल पोस्ट पे बिलीव करते हैं? ब्रैडबरी ने प्रिडिक्ट किया था कि हमारे पास टीवी वॉल्स होंगे जो कंप्लीट इमोशन देंगे, और आज हमारे पास वीआर हेडसेट है, मेटावर्स है, एआर एक्सपीरियंसेस हैं। आजकल रीडिंग कम और एंटरटेनमेंट का कंजम्पशन ना ज्यादा हो गया है। ये रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक। और ब्रैडबरी ने वार्निंग भी दी थी कि जब रीडिंग कम हो जाएगी ना तो थिंकिंग कम हो जाएगी, और जब थिंकिंग कम हो जाती है ना तो लोगों को कंट्रोल करना और ज्यादा इजी हो जाता है। और 2026 में ना यही हो रहा है। स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, रोट लर्निंग हो रही है। मीडिया में डिबेट्स नहीं, शाउटिंग मैचेस हो रहे हैं। और सोसाइटी में डिस्कशन नहीं, एको चैम्बर्स हैं।
2013 में डेविड एगर्स ने द सर्कल लिखी थी। इसमें ना टॉप टेक कंपनीज हैं जो सोशल मीडिया प्राइवेसी को और ट्रांसपेरेंसी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती है। सीक्रेट्स आर लाइज, शेयरिंग इज केयरिंग, प्राइवेसी इज थेफ्ट, ये सब इन कंपनीज के ना स्लोगन है। इनका ये कहना था कि सब कुछ पब्लिक होना चाहिए, सब कुछ शेयर होना चाहिए, मतलब टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल सर्वेलेंस, बट मार्केटेड एज यूटोपिया। और आज देखो 2026 में क्या हो रहा है। जो भी लोग ये डे इन माई लाइफ व्लॉग्स बना रहे हैं, ये सब अपनी लाइफ को सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, इंस्टा स्टोरीज पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, हर जगह। और हर किसी को पता है कि आप कहाँ खा रहे हो, किसके साथ हो, कहाँ हो। और प्राइवेसी ना वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। सर्कल में ना सी चेंज कैमरास थे। ये टाइनी टाइनी कैमरास होते थे जो सब कुछ रिकॉर्ड किया करते थे। और आज हमारे पास डैश कैम है, बॉडी कैम है, सीसीटीवी कैमरास है, स्मार्टफोन्स है जो हर चीज रिकॉर्ड करते हैं। वायरल कल्चर भी है, लेकिन एक गलती हो गई ना तो रील वायरल चली जाएगी, कैंसिल कल्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। और द सर्कल में ना पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होता था, आप अपनी मर्जी से ऑप्ट आउट नहीं कर सकते थे। और आज भी तुम सोशल मीडिया से हटके देख लो, नहीं कर पाओगे, क्योंकि जॉब्स एप्लीकेशन में वो लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं, डेट पे जाओगे तो वो इंस्टाग्राम अकाउंट मांगते हैं, नेटवर्किंग करनी है उसके लिए भी तुम्हें कई सोशल मीडिया एप्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मतलब तो ऑप्ट आउट करना ना एक प्रिविलेज है, राइट नहीं है। एगर्स ने यही प्रिडिक्ट किया था दैट टेक कंपनीज विल बिकम मोर पावरफुल देन गवर्नमेंट। और आज देख लो, ये मेटा, गूगल, amazon, इन सब का ना मार्केट कैप कई कंट्रीज की जीडीपी से भी ज्यादा है। और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो अनलिमिटेड है। 1952 में कर्ट वॉनेगट ने प्लेयर पियानो लिखी थी, फर्स्ट बुक अबाउट ऑटोमेशन एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या था कि इंजीनियर्स और मैनेजर्स को छोड़ के ना बाकी सारी जॉब्स को ना रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिया था। लोग जो थे वो उन्होंने अपना लाइफ में पर्पस ही खो दिया था। सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक एलीट इंजीनियर्स और एक डिस्प्लेस्ड वर्कर्स। और आज देखो, चैट जीपीटी, एआई टूल्स, ऑटोमेशन, कितनी जॉब्स खतरे में है। कंटेंट राइटर वो एआई कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग वो एआई कर सकता है, कस्टमर सर्विस चैट बॉट कर सकते हैं, डाटा एंट्री वो ऑटोमेट हो सकती है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक आ गई हैं। और डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स के लिए ना रोबोट्स भी डिजाइन किए जा रहे हैं। फिर लोग करेंगे क्या? अब ये कहना बड़ा आसान है कि कोई बात नहीं, आप स्किल अपनी जो है रीस्किल करो, डेवलप करो, एआई सीखो, लेकिन हर कोई एआई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई कोडिंग वगैरह नहीं सीख सकता। ऑफ कोर्स जिनका डेस्क जॉब है वो कर सकते हैं, वो अपने काम में एआई को इंक्लूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनका क्या, जिनका कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है, जो लेबर वर्क करते हैं या ऐसे ही काम करते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? ऑथर यही दिखाना चाहते थे कि इस पर्पसलेस एग्जिस्टेंस की वजह से डिस्पेयर, डिप्रेशन, सब्सटेंस अब्यूज, रेबिलियन, ये सब हो सकता है। तो बेसिकली वो यही वार्निंग देना चाहते थे कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए होती है, उसे रिप्लेस करने के लिए नहीं। और खैर 2026 में मुझे लग रहा है कि रिप्लेस ही हो रही है, और आगे जाके जब रोबोट्स वगैरह आएंगे तब ये चीज और ज्यादा मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। 1992 में नील स्टेवेंसन ने स्नो क्रैश लिखी। इस बुक में पहली बार एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ था, मेटावर्स, एक शेयर्ड वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड जहां लोग अवतार्स बना के उनके थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, वर्चुअल स्पेसेस को ओन करते हैं, सोशल लाइफ बिल्ड करते हैं और एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन ये कोई फैंटेसी एस्केप नहीं है, ये कंट्रोल्ड एंड स्ट्रक्चर सिस्टम है। बुक का रियल वर्ल्ड डिस्टोपियन है, गवर्नमेंट वीक हो चुकी है, कॉर्पोरेशन एंड फ्रेंचाइजेस कंट्रोल कर रही हैं, इनइक्वालिटी जो है वो एक्सट्रीम हो चुकी है, और जो लोग रियल वर्ल्ड में पैसा, पावर, डिग्निटी को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं उनके लिए वर्चुअल रियलिटी जो है वो अट्रैक्टिव बन जाती है। अब स्टीवेंसन ने ये नहीं कहा है कि सब लोग रियलिटी छोड़ देंगे, लेकिन जिन लोगों के लिए रियल लाइफ इनएसेसिबल हो जाएगी ना, उनके लिए वर्चुअल रियलिटी जो है वो सेडक्टिव बन जाएगी। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का नाम मेटा कर दिया है। मेटावर्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट हो रहे हैं, वीआर हेडसेट, वर्चुअल मीटिंग्स, वर्चुअल कॉन्सर्ट्स, और आज ये डिसेंट्रालैंड, सैंडबॉक्स जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे आप वर्चुअल लैंड रियल पैसों से खरीद सकते हो। ये एग्जैक्ट स्नो क्रैश का इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, बट आइडिया सेम है, दैट डिजिटल स्पेस इज इक्वल्स टू स्टेटस, एक्सेस एंड पावर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि रियल लाइफ में ना लोगों के लिए स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, ये सब जो है वो अनरीचेबल हो चुकी है। और स्टीवेंसन ने एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की थी कि ये जो वर्चुअल इमर्जन है ना, ये एडिक्टिव हो सकता है। और आज की ये ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन कम्युनिटी की रियलिटी हम देख ही रहे हैं कि लोग घंटों बिता देते हैं डिजिटल आइडेंटिटी बनाने में,
ये ऑनलाइन कम्युनिटीज में या फ्रेंडशिप में जो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं वो कभी कभी रियल लाइफ से भी ना ज्यादा असली हमें लगने लगते हैं, ज्यादा सच्चे हमें लगने लगते हैं। ये बुक के ना एग्जाम्पल नहीं है, ये उनके आइडियाज का ना मॉडर्न रिफ्लेक्शन है। और एक और इम्पोर्टेंट वार्निंग कि ये वर्चुअल वर्ल्ड ना फ्री नहीं होते हैं, ना स्नो क्रैश में ना ही रियल वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्चुअल जो स्पेसेस होती हैं, डिजिटल स्पेसेस जो होती हैं, ये कॉर्पोरेट कंट्रोल होती जा रही हैं और वो सब ना एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो वहां पे आपको फ्रीडम का प्रॉमिस तो मिलता है, लेकिन क्वाइटली जो कंट्रोल है ना कॉर्पोरेशंस के हाथ में ही चला जाता है। तो स्नो क्रैश फ्यूचर की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रिडिक्शन नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर और पावर का ना पैटर्न था। वो पैटर्न जो आज रैपिडली रियलिटी बनता जा रहा है। 2020 में किम स्टैनले रॉबिन्सन ने द मिनिस्ट्री फॉर फ्यूचर लिखी थी। एक नियर फ्यूचर नॉवल थी जो मिड 20s के अराउंड बेस्ड थी और आज डिस्टर्बिंगली फेमिलियर लगती है। इसके स्टार्टिंग इंडिया में एक डेडली हीट वेव से हुई थी, जिसकी वजह से जहां एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हो जाती है और उसके बाद क्लाइमेट रेफ्यूजीज, इकोनॉमिक स्ट्रेस एंड ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के चेन रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। आज रियल वर्ल्ड में ना ये फिक्शन नहीं लग रहा है। साउथ एशिया हर साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव देख रहा है। दिल्ली का टेम्परेचर 49 तक टच हो चुका है। जैकोबाबाद जैसे जो शहर हैं वहां पे टेम्परेचर ह्यूमन सर्वाइवल लिमिट तक पहुंच चुका है और वेट पल्प टेम्परेचर डेंजरस लेवल तक पहुंच गया है। डेथ्स हो रही हैं, बस स्केल अलग है। रॉबिन्सन ने क्लाइमेट माइग्रेशन को अनअवॉइडेबल बताया है। आज सुंदरबन से डिस्प्लेसमेंट, गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल रीजन से एरोजन और बांग्लादेश में माइग्रेशन का प्रेशर विजिबल है। साथ ही उन्होंने कहा था जब क्लाइमेट क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो गवर्नमेंट और आरबीआई को खुद इंटरवीन करना पड़ेगा। तो आज ये ईएसजी इन्वेस्टिंग, कार्बन क्रेडिट एंड आरबीआई जैसे इंस्टीट्यूशन की क्लाइमेट रिस्क स्टेटमेंट से ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस बुक की सबसे अनकंफर्टेबल वार्निंग ये है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है ना तो लोग एक्सट्रीम स्टेप्स लेने लगते हैं और आज जस्ट स्टॉप ऑयल एंड एक्सटेंशन रेबिलियन जैसे एग्रेसिव मूवमेंट ना उसी ट्रैजेक्टरी के अर्ली साइंस हैं। रॉबिन्सन ने फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं किया था, उन्होंने प्रेजेंट के पैटर्न को लॉजिकली आगे बढ़ाया। इसीलिए द मिनिस्ट्री फॉर द फ्यूचर साइंस फिक्शन कम और वार्निंग ज्यादा लगती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये राइटर्स फ्यूचर नहीं देख रहे थे बल्कि प्रेजेंट के पैटर्न समझ रहे थे। ह्यूमन नेचर, पावर डायनामिक्स एंड टेक्नोलॉजी के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके इन्होंने एजुकेटेड गेसेस लगाए हैं। ऑरवेल ने डिक्टेटर्स और सर्वेलेंस का पैटर्न देखा, हक्सली ने कंज्यूमरिज्म और डिस्ट्रैक्शन को समझा, ब्रैडबरी ने टीवी कल्चर और एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म नोटिस किया, स्टीवेंसन ने इंटरनेट के अर्ली साइंस से मेटावर्स इमेजिन किया और रॉबिन्सन ने क्लाइमेट डाटा पढ़ के उससे रिलेटेड वार्निंग लिखी और इसीलिए ये सारी जो प्रेडिक्शंस थी ना वो एक्यूरेट निकली। स्कैरी ये नहीं है कि ये सारी चीजें सच हो गई, स्कैरी ये है कि ये सारी चीजें ना वार्निंग्स थी जिन्हें हमने ना फिक्शन समझ के इग्नोर कर दिया। हमने अपनी प्राइवेसी को कन्वीनियंस के लिए ट्रेड कर दिया, डिस्ट्रैक्शन को नॉर्मल बना दिया, पढ़ना कम कर दिया, स्किल्स डेवलप नहीं की और क्लाइमेट एक्शन डिले कर दिए। ये बुक एंटरटेनमेंट नहीं थी, वेकअप कॉल्स थी। और यार अभी भी टाइम है, पैटर्न समझो, बुक्स को वार्निंग की तरह पढ़ो, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, प्राइवेसी को वैल्यू करो, बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाओ, स्किल्स डेवलप करो, क्लाइमेट एक्शन सपोर्ट करो, क्योंकि नेक्स्ट डेकेड ना चैलेंजिंग होगा और जो आज फिक्शन लग रहा है ना वो कल रियलिटी भी बन सकता है। तो अब मुझे कमेंट में बताओ कि इन सातों में से किसकी प्रेडिक्शन तुम्हें सबसे ज्यादा एक्यूरेट लगी और अगर तुमने कोई ऐसी बुक पढ़ी है जिसने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया हो ना तो उसे शेयर जरूर करना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। And I will see you next time. Till then, take care and happy reading.